मैं शादी के तीसरे साल ही बेवा हो गई थी। इस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 17 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन पर एक बहुत बड़ा बोझ थी। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ फिर से औलाद की खुशी ना देख पाई थी, और मेरे वालिद को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, मगर वो कुछ खानदानी सख्तियों की वजह से दूसरी शादी ना कर सके। बस इसी वजह से वो मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे, हर वक्त मुझसे सख्ती से बात करते, और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी बहुत जल्द कर दी थी। मेरा शौहर प्राइवेट इदारे में काम करता था। हमारे 2 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन ऑफिस से आते हुए इनका एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। वो दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम ना था। इद्दत पूरी होने के बाद मेरी सास ससुर ने मुझे वालिदैन के घर भेज दिया। शायद वो भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि इनके ख्याल से मैं एक मनहूस औरत थी। खैर, मैं चुप करके अपने वालिदैन के घर आ गई। मेरे वालिदैन तो मुझे पहले ही बोझ समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर बहुत रोती। बिला आखिर मेरे बाप ने मेरी दूसरी शादी करवा दी, एक ऐसे शख्स से जिसका पहले से ही एक और बेटा भी था और मेरी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मुझे रिश्ता भी ना मिलता। इसका बेटा मेरी बेटी से 2 साल छोटा था। इसके बेटे का नाम अरहम था और मेरी बेटी का नाम अलीजा था। हम लोग साथ रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। अलीजा 17 साल की हो गई और अरहम 15 साल का, जब अरहम के वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, यानी कि मेरा दूसरा शौहर भी फौत हो गया। इनकी तबीयत बड़ी खराब रहती थी, इसलिए इनकी बीमारी के साथ ही इस तरह गुजर बसर हो रहा था। घर हमारा था, इसीलिए किराए की टेंशन नहीं थी। एक दिन हम सब सो रहे थे कि बहुत ही जोर से आवाज आई। मेरा तो दिल फट गया, मैं बुरी तरह डर गई। मैंने देखा ये तो अरहम के कमरे से आवाज आई थी और इसके कमरे की छत गिर गई थी। मैं बुरी तरह घबरा गई कि कहीं अरहम भी तो छत के नीचे नहीं आ गया। वो तो मेरे शौहर की आखिरी निशानी थी। मैं भागकर इसकी तरफ गई तो वो वहां नहीं था, और शायद बाथरूम जाने के लिए उठा था, और शायद इसी तरह इसकी जान बच गई थी, क्योंकि इसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दोबारा से छत डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ बन गया था, सारी छत गिर चुकी थी, और बस इसको इसी के हाल पर छोड़ दिया। इसके बाद मैंने अपने लिए बिस्तर किचन में डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कह दिया, क्योंकि बाहर तो बहुत सर्दी थी और बाहर कोई सो नहीं सकता था, और कमरे में एक बेड और एक चादर पाई थी। 2 लोग भी बड़ी मुश्किल से सो पाते थे। अब वो दोनों कमरे में सो जाते थे। मजबूरी थी, क्या करते। ये कमरे में मेरे शौहर ने तो दुकान डाल के दी थी। घर में 3 ही तो कमरे थे। यूं तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे मुनासिब थे, लेकिन एक दुकान के लिए कमरा भी जरूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई, और हम तो उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया। मगर अलीजा अभी तक जाग ही नहीं रही थी, लेकिन वो इतनी देर तक तो कभी भी नहीं सोई थी। इसकी आदत थी कि वो सुबह जल्दी जाग जाया करती थी। इसको आवाज दी तो वो उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने इसे चेक किया, पता चला कि वो बेहोश हो चुकी है। मैं बुरी तरह घबरा गई कि क्या हो गया है इसको। मैंने फौरन अरहम को आवाज दी और इसको कहा कि मोहल्ले वाले डॉक्टर को बुलाकर लाओ। डॉक्टर आया तो इसने यही कहा कि काफी कमजोरी की वजह से बच्ची बेहोश हो गई है, खून की भी कमी है, कोई भारी काम ना करवाएं इससे, बस आराम करवाएं और फल दूध वगैरह खिलाएं पिलाएं, ठीक हो जाएगी। जब बेटी को होश आया तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता बनाकर कमरे में वापस आई तो वो कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो वो इसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने कहा कि अभी अभी तुझे होश आया है और तू यहाँ बैठकर काम कर रही है। डॉक्टर ने कहा है कि आराम करना है, कुछ खाए पिएगी तो ठीक हो जाएगी, चल उठ जा यहाँ से। तो वो कहने लगी कि नहीं, मुझे ये चादर लाजमी धोनी है, बिस्तर पर बिछाने के लिए एक ही चादर है हमारे पास। मैंने कहा कि अचानक से चादर धोने का भूत कहाँ से सवार हो गया तेरे सर पर, इतनी तो चादर गंदी नहीं थी, छोड़ दे इसे, इसको मैं खुद धो दूंगी। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी बात ना मानी और चादर को धोकर तार पर फैलाकर इसके बाद ही नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए सो गई और हम तो काम पर चला गया। इसको मैंने सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ाई करवाई थी और वह एक जूतों की दुकान पर काम किया करता
था। घर में किराने की दुकान में खुद ही चलाती थी। वैसे भी इस दुकान में ज्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह गुजर गया। इस रोज अदहम ने कहा कि मैं खाना खा के आया हूँ और वो देर से आया था। अलीजा पहले ही कमरे में जाकर सो चुकी थी और वो भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने किचन में चारपाई डाली थी। जगह बदलने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अपने शौहर को याद कर रही थी। मेरा दूसरा शौहर बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। इसने कभी मुझे मेरी पिछली शादी का ताना नहीं दिया था। मेरी बेटी को वो हमेशा अपनी बेटी समझता था और मैंने भी अदहम को कभी ये नहीं बताया कि वो मेरा सौतेला बेटा है। इसने भी अपने हिस्से का प्यार मुझसे ले लिया। वैसे भी अब हमें इसी का सहारा था। वो इस घर में मर्द था, वरना हम दो औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने इसे कहा कि अपने आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर लो, क्योंकि अगर इसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वो मेरी हर बात मान लेता था। लेकिन अगले दिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अलीजा फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो इसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि जैसे इसके जिस्म से सारा खून ही खींच लिया गया है। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। मैंने फिर से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था। इसको खाने में क्या खिलाया था, मैंने सारी तफसील बताई। मैंने कहा कि यखनी बनाकर दी थी और फल फ्रूट भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं किया। फिर डॉक्टर ने कहा, फिर दोबारा से कैसे इतनी कमजोरी हो गई। आप इस बात को सीरियस नहीं लेंगे तो आपकी बेटी की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटे तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से तलकीन की और वो वहां से चला गया। मैंने भी अपनी बेटी को जब होश में देखा तो इससे कहा कि तूने अब फिर से कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ये देखकर मैं हैरान रह गई। वो फिर से चादर को धो रही थी। इस दफा तो मैं इसे दूर से देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जो भी वो कर रही थी इसे सब कुछ मालूम था। वो बेहोशी से उठकर चादर को क्यों धोना शुरू कर देती थी। ये सब कुछ क्या हो रहा था, और वो तब से बेहोश हो रही थी जब से मेरे बेटे ने इसके कमरे में सोना शुरू किया था। मेरा बेटा इसके लिए गैर महरम था, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ बड़े हुए थे। इन दोनों में तो बहन भाइयों से भी ज्यादा मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था कि मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो जवान लड़की थी, अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई थी। जवानी में तो औरत में बहुत ताकत होती है। औरत तो कमजोर तब होती है जब वो बच्चा पैदा करती है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जो इन लड़कियां यूं बेहोश होने लगी, ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इसने चादर धोकर तार पर फैला दी। वो आसपास भी इसे देख रही थी कि जैसे मैंने इसे देखा तो नहीं है। मैं किचन में खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। मैंने भी इसको जताया नहीं। लेकिन मेरी बेटी को क्या कर रही थी, वो फिर से बिस्तर पर लेट गई और इसने अपने ऊपर लेने वाली चादर ओढ़ ली ताकि मुझे पता न चले नीचे वाली चादर है या नहीं। मैंने इसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां टाफियां लेने आते थे, जो 5-10 रुपये देकर चले जाते। इस तरह से तो काम चलने वाला नहीं था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन ये बात अपने बच्चों को नहीं बताती थी और अदहम को इन चीजों के मुतालिक कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो पहले ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में यह बात भी बताई तो वो भी और भी ज्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद परेशान थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि बेटी को अच्छी चीजें खिलाएं। घर में तो दाल रोटी के पैसे भी पूरे नहीं हो पाते थे। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे और बेटी को कुछ ऐसी बातें करते सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा कि तुमने तो अभी से अपनी तबीयत खराब कर ली है, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतना मसला हो रहा है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे ये काम करना है। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी जान नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जिंदगी को दो पर नहीं लगा सकते। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की तो बात है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। क्या हो रहा था ये सब कुछ, मुझे इनकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक दिन तो यह मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर दीवार पर डाला हुआ था और वो एक तरफ खड़ी होकर उल्टियां कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, तो कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा कि क्या मतलब है इस बात का कि दिल खराब हो गया तुम्हारा, क्या खा रही हो तुम ऐसा, और चादर को बार बार क्यों धोती हो, क्या छपा रही हो तुम। अगर मुझे पता चला
कि तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारी बाप की इज्जत दांव पर लग गई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी हैरान रह गई। इसने कहा, अम्मी आप किस तरह की बातें कर रही हैं? लगता है आपने कोई फिल्म देखी है या कोई ड्रामा देखा है या फिर किसी ने आपके कान भरे हैं जो इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और अगर मैंने इस चादर को धो भी लिया तो क्या हुआ? गंदी हो गई थी, बस इसीलिए धो दी। आपको पता ही है कि कई दिन से मेरी तबीयत खराब है। दवाइयों खाने की वजह से मेरे पेट में भी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका कोई और मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वो जमीन पर गिर गई। वहीं पर मेरा बेटा भी आ गया। इसने कहा कि अम्मी आप क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने कहा, हाँ मैंने मारा है। अच्छा क्या है, मुझे इस पर हाथ उठाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मैं पूरी तरह बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, इस दिन देखना अब मुझे खुद पता नहीं कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैंने वही बोल दी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट ऑन थी और मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि इस वक्त वो क्या कर रहे थे। इनको तो इस टाइम सो जाना चाहिए था और दोनों मुझसे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब हो गई तो वो न सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे, तो इसी बात पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तो बेटी कहने लगी, हाँ खुशकिस्मत हूँ, लेकिन अभी कल फिर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी को परेशान देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, कब तक इनसे झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं इनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मजीद हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाजा बंद करने की? क्या जरूरत थी? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, इनको दरवाजा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दी, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी इन लोगों ने दरवाजा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और इसके बाद जो मैंने कमरे में देखा तो इनके अलावा कोई भी नहीं था और वो दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठी थी कि जैसे नींद से जाग गए हैं। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस टाइम जागेंगे और बातें क्यों करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी कर रहे थे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे इन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि वो दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से जागे हैं। इसके बाद मैंने इनको कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई, लेकिन मैं समझी थी कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई कि एक दिन मेरी बेटी के बाजू पर नील के निशान भी थे। ये तो जख्म के निशान थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या लगा था। मैंने इसे पूछा तो इसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। वो भी इतनी दफा मेरी बेटी मुझसे कोई ना कोई बात छुपा रही थी। कभी भी बेहोश हो जाती थी, कभी इसके जिस्म पर अजीब और गरीब किस्म के निशान होते थे और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में जाने भी नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं वैसा सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी, मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मुझे दीन की बहुत अच्छी समझ थी। सब सगे बहन भाई को इस्लाम ने 10 साल की उम्र में यह हुक्म दिया है कि इनका बिस्तर अलग कर दो, तो फिर मैं ये कैसे सौतेले बहन भाई को एक ही कमरे में सुला रही थी? ये मेरी गलती थी। जब हम दीन के खिलाफ जाएंगे तो मसाइल तो पैदा होंगे ही। जिस किस्म के ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे, अगर खुदा न खासा वो सच हुए तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा है। अब मैं अपने बेटे और बेटी पर नजर रखती थी। एक दिन अदहम अलीजा को कोई चीज लाकर दे रहा था। मैं इनकी बात सुनने लगी। इसने कहा कि ये दवाई है, तुम्हारे इस मसले के लिए ये दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने मेरी बेटी को छुपाकर कोई गोलियां दी। मैं परेशान हो गई। किस चीज की गोलियां दे रहा है? कौन सा मसला है? ये दोनों हल कर जाते हैं, वो इसके बारे में मुझे पता नहीं है। और ये दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही हैं? और मेरी बेटी ने भी दवाइयाँ फौरन से पकड़ ली और इनको अपने दुपट्टे के पल्लों में छुपा लिया।
बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई, लेकिन इसके बाद शायद इसकी गोलियां खत्म हो गई और एक दिन फिर से वो बेहोश पड़ गई। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने बहुत एहतियात से वो चादर अपनी बेटी के नीचे से खींच ली और इसको तरीके से फोल्ड करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोलकर देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा था जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही इसे धोना शुरू कर देती और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का ख्याल भी नहीं करती। जब मैंने चादर को खोल कर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब मैंने गौर किया तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि इस चादर पर खून के दाग थे। मुझे समझ नहीं आई ये खून के दाग थे। मुझे समझ नहीं आई ये खून के दाग कहाँ से आ गए। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि ये सब कुछ क्या है, फिर बेटे और बेटी की हरकतों पर नजर रख रही थी, इसीलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर मेरी बेटी को यह पता चल ही गया कि चादर मैंने देख ली है, तो वो मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नजर आने लगी। इसके बाद मैंने इससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो। तो इसने कहा कि अम्मी वो चादर कहाँ है। तो मैंने कहा कि वो तो मैंने धोकर डाल दी है। मेरी बेटी जाने लगी तो मैंने इसका हाथ पकड़कर इसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं ये सब कुछ देख चुकी हूँ। इस चादर को जो भी लुगा हुआ था मुझे बता दो कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत बुरे ख्यालात आ रहे थे। फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे, घर की दुकान चल नहीं रही थी, भाई भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहा था, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। फिर भाई के दोस्त ने इसे और मुझे एक हॉस्पिटल में काम दिलवा दिया। वो सुबह हॉस्पिटल में जाता और मैं रात को जाती और इस काम के बहुत सारे पैसे वो हमें दे रहा था। दरअसल भाई भी पूरा दिन वहीं पर होता था और रात को वो मुझे ले जाता और हम इकट्ठे काम खत्म करने के बाद वहां से आते। हमें पता था आप कभी भी हमें हॉस्पिटल काम करने नहीं देंगे, इसलिए हम आपको ये सब कुछ बताना नहीं चाहते थे कि हम ये सब काम कर रहे हैं। और हॉस्पिटल में जगह जगह गंदगी की वजह से मुझे एलर्जी हो गई, जिसकी वजह से मैं सुबह बेहोश हो जाती थी। भाई ने मुझे जो दवाई लाकर दी वो भी इसी हवाले से थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। अम्मी भाई का वो दोस्त है, बहुत अमीर है और वो इस काम के बहुत ज्यादा पैसे दे रहा था और हमने इतने पैसे बना लिए हैं कि हम इस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ले सकते हैं। हमें पता है कि आपको हॉस्पिटल में जॉब करना पसंद नहीं है, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो ना जाने क्या क्या सोच लिया, हम पर इतना शक किया। इस दिन आपने जो बातें की वो हमारे दिमाग में तीर की तरह जाकर लगी थी। मैं जानती हूँ कि वो मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वो मेरे सगे भाइयों से भी बढ़कर है। इसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा है कि देखा जाए तो हम इसके क्या लगते हैं। इसका बाप भी तो इस दुनिया से जा चुका है और वो इसके अपने रिश्तेदार भी हैं जो कि हमसे बहुत ज्यादा अमीर हैं। वो इनके साथ भी जाकर तो रह सकता है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ रहता है क्योंकि वो हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इसने हमेशा मुझे अपनी बहन ही जाना है, कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की। वो हमारा साथ भी देता है, हमारे लिए सब कुछ करता है, पूरा दिन वो काम करता है। रात को मैं इसकी मदद करती थी, वो कहता था कि वो रात में भी ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन फिर भी मैं इसकी मदद कर रही थी। मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मैंने वाकई बहुत ज्यादा गलत बात सोच ली थी, इतनी ज्यादा गलत बात की जो बिल्कुल भी मुझे सोचनी नहीं चाहिए थी। मैंने ये बात अरहम को नहीं बताई और मेरी बेटी ने भी इसे बताने से मुझे मना किया था कि मुझे सारी बात का पता चल गया है, क्योंकि अब ये काम वैसे भी खत्म हो गया था और मैं इसकी नजरों में और ज्यादा गिरना नहीं चाहती थी। इसने कमरे की छत डलवा दी और अब हमारा घर का कमरा भी ठीक हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही थी। मेरे साथ जिंदगी ने बहुत बुरा किया, लेकिन अच्छा ये किया कि मुझे बहुत ज्यादा नेक औलाद दी, चाहे वो औलाद मेरी थी या फिर पराई। मेरे दोनों बच्चे ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा नेक और मेहनती हैं। इस बात को समझते हैं। अभी इनकी मेहनत के दिन है, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बढ़ सकते क्योंकि इनके सर पर बाप का नहीं है और मैं भी कुछ खास कर नहीं कर सकती। इनको इस बात का एहसास है और ये वाकई बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक है। शुक्र है खुदा का कि वो सब नहीं हुआ जो मैं सोच रही थी, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। बस आखिर में इतना कहना चाहूंगी कि जो खुदा का हुक्म है वही हुक्म हमें बचा लाना चाहिए।
मेरे बच्चे समझदार हैं और इनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी माँओं को नसीहत करूंगी कि इस मामले में सख्त एहतियात करें और वो गलती ना करें जो मैंने की है। मुझे दोनों को एक कमरे में रखना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ वो हो भी सकता था, और अगर हो जाता तो सब खत्म हो जाता। हमें सबसे पहले अपने रब का हुक्म सामने रखना चाहिए, और रब का यही हुक्म है कि जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो इनका बिस्तर अलग कर दो, और अगर ये हुक्म है तो यकीनन इसके पीछे मसलहत भी है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिल सके। शुक्रिया।